everyone, welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to my channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched my previous videos, then you can click on the I button given above. And today we are going to start with a new topic, that is electrochemistry. And this topic is from the Maharashtra State Board syllabus, Standard 12th, and this is chapter number 5 from chemistry, electrochemistry. So the topic to be covered in this chapter are introduction, electric conduction, electrical conductance of solution, electrochemical cells, electrolytic cell, galvanic or voltaic cell, electrode potential and cell potential, thermodynamics of galvanic cells, reference electrodes, galvanic cells useful in day-to-day life, fuel cells, and electrochemical series. Today we are going to deal with introduction and some part of electric conduction. Okay, so these are the two topics that we are going to study today. Let's begin with introduction. So before going to introduction, can you recall what is a redox reaction? So what is redox reaction? You have learned this in 11th standard. So a reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously is called as redox reaction. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं. ठीक है, सारे रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में नहीं होते. कुछ रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन होते हैं, कुछ में रिडक्शन. बट कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. सो RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन and OX stands for oxidation, that is reduction and oxidation simultaneously. Next question तो है, which form of energy is converted into electrical energy in dry cell? So electrical dry cell में electrical energy generate करने के लिए कौन सी energy present होती है? तो हर एक ड्राई सेल में जो आपके घर पे होते हैं, जो आपके घड़ियों में होते हैं, जो आपके रिमोट के बैटरीज में होते हैं, जो बच्चों के खिलौने में होते हैं, सारे ड्राई सेल्स में chemical energy is converted into electrical energy. Next question है, how is NaOH manufactured from NaCl? NaCl से NaOH कैसे बनता है? तो बनता है electrolysis of brine. So what is brine? एक सॉल्यूशन होता है जिसमें मतलब पानी, तो पानी में बहुत ज़्यादा NaCl डिजॉल्व करके मतलब उसको पूरा सैचुरेट करके यदि वो सोल्यूशन आप बनाओगे उसे कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन. और इस ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करके बनता है NaOH. सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम कैन यू रिकॉल. नाउ वी कम टू इंट्रोडक्शन. सो जो ड्राई सेल्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं टू गिव पावर और इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. मतलब जो भी ड्राई सेल हम घर पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे रिमोट्स में, ठीक है, घड़ियों में, बच्चों के खिलौनों में, ये सारे के सारे ड्राई सेल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करते हैं? क्योंकि उनमें केमिकल रिएक्शन होता है. ये सारे ड्राई सेल्स में एक केमिकल रिएक्शन होता है. ये केमिकल रिएक्शन आपको जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी. तो इन शॉर्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये सारे ड्राई सेल्स में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है क्योंकि सारे ड्राई सेल्स में केमिकल रिएक्शन होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. एंड दस ड्राई सेल इज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये बात आपको याद रखना है. सारे ड्राई सेल्स में क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इसलिए हम कंक्लूजन लेते हैं कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा टॉपिक का नाम है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री. तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक एरिया ऑफ केमिस्ट्री है
जिसमें हम पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें ये स्टडी किया जाता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट हाउ इज केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि ये सारे सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है और ये केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक करना। तो NaCl दैट इज आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो NaCl को आप पानी में डिसॉल्व कर लो और उसके बाद उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोड डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे आपका बल्ब जल रहा है। आपका बल्ब कैसे जल रहा है? उसमें तो आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं डाला और उस बीकर में सिर्फ NaCl का सोल्यूशन था जिसमें आपने सिर्फ इलेक्ट्रोड डुबा दिए हैं, तो बल्ब जला कैसे? क्योंकि NaCl क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और वो ब्रेक हो रहा है स्मॉल इलेक्ट्रिक पावर जो आप दे रहे हो उससे, और वो ब्रेक होने के बाद एक केमिकल चेंज हो रहा है उसमें। तो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से क्या हो रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो केमिकल रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर रही है। तो बेसिकली ये सारे डाइसेल्स में ऐसे ही केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्यों होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है क्योंकि वहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन चार्ज ट्रांसफर के वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन बेसिकली 2 टाइप का है, आपको याद रखना है। पहला है मेटेलिक कंडक्शन और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। सो जो कंडक्शन मेटल के हेल्प से होता है उसे कहते हैं मेटेलिक कंडक्शन, और जो कंडक्शन आयंस या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के हेल्प से होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। तो हम पहले पढ़ेंगे मेटेलिक कंडक्शन। तो सॉलिड स्टेट वाला वीडियो आपने यदि देखा है तो आपको पता होगा कि मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं और उनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे या उनको थोड़ा सा भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी फ्लो होने लगेंगे और फ्लो होने के वजह से उनमें एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर फ्लो होंगे और फ्लो होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। Therefore metals are good conductor of electricity। तो एक क्वेश्चन है, what is the origin of electric conductivity of metals? तो metals में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्यों होता है? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल्स में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एकदम फ्री है मूवमेंट करने के लिए, और वो मूवमेंट करने के लिए फ्री होने के वजह से वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में बहुत ईजिली मूव कर पाते हैं। छोटा सा भी आप एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे तो मेटल बहुत जल्दी उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट कर देगा, इजीली फ्लो होने लगेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगा। इसलिए मेटल कंडक्टर्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए आपके घर में जितने भी वायर्स हैं और सब है, जो भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं, जैसे गीजर में या वायर्स में, सब जगह आप पाओगे मेटल ही है, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो करके आप वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लो करवा सकते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। तो नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। मेटल क्यों कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? छोटा सा भी हम पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो उस वायर में मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एक छोर से दूसरे छोर तक इजीली अपने इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हुए लेके जा सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक या आयोनिक कंडक्शन में ये कंडक्शन इन्वॉल्व होता है मूवमेंट ऑफ आयंस से या फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। तो
मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक या आयोनिक कंडक्शन में आयंस रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा भी इसमें दे दोगे, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आप थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे तो उनके आयंस मूव होने लगेंगे और वो मूवमेंट ऑफ आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ कंडक्शन चार्ज ट्रांसफर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। तो इस टाइप ऑफ कंडक्शन में चार्ज एक साइड से दूसरे साइड पे कैसे पहुंच पाता है, मूवमेंट ऑफ आयन से। तो आपको कंपेयर करके याद रखना है, मेटल्स में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से और इस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक या आयोनिक कंडक्शन में मूवमेंट ऑफ आयन से। तो वो आयंस कैसे हो सकते हैं, वो यदि एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर मोल्टेन स्टेट में। ये आयंस नॉर्मल कंडीशन में नहीं प्रेजेंट है। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, NaCl, घर में जो आप नमक खाते हैं वो, यदि उसमें आप 2 इलेक्ट्रोड डुबा दो, इलेक्ट्रिसिटी करंट आप उसमें थोड़ा सा भी अप्लाई कर दो और आप वहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दो सर्किट को, वो बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि वो नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट वही नमक को आप पानी में मिक्स कर दो और आप तब देखोगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आयोनिक कंडक्शन में आपका जो सोल्यूशन है उसमें आयंस फ्री होने चाहिए मूव करने के लिए, जो नॉर्मल नमक में नहीं था मूवमेंट। बट जैसे आप पानी में मिक्स करोगे, Na और Cl दोनों अलग हो गए, इसलिए वो आयंस इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके मूवमेंट कर सकते हैं और इसलिए आपका चार्ज ट्रांसफर हो पा रहा है। तो इस और दूसरा मोल्टेन स्टेट में, यदि आप नमक को बहुत हीट करो किसी बर्तन में, जब वो पिघल जाए एकदम ऐसे पानी की तरह थोड़ा सा दिखने लगे, उस मोल्टेन स्टेट में आप वापस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश करो तो वापस वो कंडक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है, आयोनिक कंडक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका जो सोल्यूशन है वो एक्वस सोल्यूशन हो या फिर मोल्टेन स्टेट में हो। नॉर्मल स्टेट में दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसी एक्वा सोल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में ही वो आयंस मूवमेंट कर पाते हैं और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो कौन से सब्सटेंस आयोनिक कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन दिखाते हैं? सब्सटेंस लाइक आयोनिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, आयोनिक सॉल्ट जैसे NaCl, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स जैसे HCl या एसिटिक एसिड, बेस लाइक NaOH, ये जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी कंपाउंड है जो पानी में डालते ही उनके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दैट इज आयंस फॉर्म करते हैं, वो सारे कंपाउंड्स आपको इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन दिखाएंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक कंडक्शन। नाउ वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने आपको 2 सोल्यूशन दिए, उनका आपने कंडक्टिविटी मेजर किया, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा वो हमें देखना है। तो पहला है, आप उससे पहला क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि आपका गिवन सोल्यूशन इज अ इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये पहला है। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन क्या निकाल पाओगे कि आपका गिवन जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सो the conducting and non-conducting nature of solution can tell us the measurement of their conductivity. So a given solution है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसके बेसिस पे हम उसकी कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है सुक्रोज एंड यूरिया। तो सुक्रोज एंड यूरिया 2 कंपाउंड है जिन्हें आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब आपको ये याद रखना है कि सुक्रोज और यूरिया पानी में डिसॉल्व करते ही 2 आयंस नहीं फॉर्म करते। जैसे NaCl, Na+Cl- फॉर्म कर रहा था, वैसे सुक्रोज और यूरिया नहीं ब्रेक होते, वो सिर्फ पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और एक सोल्यूशन बनाते हैं। अब इसका जब आप कंडक्टिविटी मेजर करोगे इंस्ट्रूमेंट में, जब आप सुक्रोज और यूरिया सोल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करोगे तब उसकी कंडक्टिविटी इक्वल टू वाटर की कंडक्टिविटी होगी। क्योंकि आपने सॉल्यूशन पानी में बनाया है तो उसकी कंडक्टिविटी और वाटर की कंडक्टिविटी सेम होगी। इसका मतलब सुक्रोज और यूरिया कुछ भी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वाटर कंडक्ट कर रहा है।
क्योंकि नॉर्मल वाटर भी सपोज एक्स कंडक्टिविटी दिखा रहा है और ये सोल्यूशन वाला वाटर भी एक्स कंडक्टिविटी दिखा रहा है, मतलब दोनों भी कंडक्टिविटी वाटर की है। सुक्रोज और यूरिया कुछ भी कंडक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब दिस सब्सटेंसेस आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब सुक्रोज और यूरिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ठीक है, ये सारे नेक्स्ट एग्जांपल है। पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। अब ये सबको आप पानी में डिसॉल्व कर दो। ये सबको पानी में डिसॉल्व करते ही वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, सबके सब। पोटेशियम क्लोराइड बनेगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, HCl बनेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मतलब ये सबके सब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन रहे हैं। अब आप इनका कंडक्टिविटी मेजर करो तो आपको इनकी कंडक्टिविटी वाटर के कंडक्टिविटी से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो वाटर का कंडक्टिविटी है X और ये सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मिलेगी X प्लस Y, मतलब Y अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये सब जो सब्सटेंस जो हमने डिसॉल्व किया है पानी में, ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, इसलिए तो वाटर की कंडक्टिविटी अब बढ़ गई। Therefore, these substances are called as electrolytes. ठीक है, ये सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है जो मोल्टन स्टेट या पानी में डिसॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से सब्सटेंस है जो मोल्टन स्टेट मतलब पिघलाने के बाद या फिर पानी में डिसॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है कि कोई भी कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे, भले आप उनको पानी में मिला दो, मेल्ट कर दो, नॉर्मल कंडीशन, कोई भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो सब्सटेंस मोल्टन स्टेट या डिसॉल्व करके पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक बार हमें कॉन्सेप्ट समझ गया, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले सब्सटेंस, क्योंकि उनमें फ्री आयंस बनते हैं। तब अब कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट अब कौन से बेसिस पे आप ठहराओगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? ऑन द बेसिस ऑफ हाई और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो सब्सटेंस सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो सब्सटेंस फ्री आयंस बना पाते हैं एक्वा सोल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद या मोल्टन स्टेट में वो फ्री आयंस बना पाते हैं, वही सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा आयंस बनेंगे, इसलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कम आयन प्रोड्यूस होंगे और इसलिए वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो द सब्सटेंस सच एज आयोनिक सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसेस कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन। इसका मतलब यदि मैं आयोनिक सॉल्ट जैसे NaCl ले लूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl ले लूँ या स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH ले लूँ, ये सबको मैं पानी में डिसॉल्व करूँ तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, पूरी तरह अलग हो जाएंगे। पूरी तरह सारे Na अलग और पूरी तरह Cl सारे अलग। तब जब ये पूरी तरह अलग होने वाले हैं कि Na पूरी तरह Na प्लस और Cl पूरी तरह Cl माइनस बन रहा है, मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, तो ये होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा आयंस बनाए। तो सपोज मैंने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl पानी में डाला तो मुझे 20 आयंस मिलेंगे, 10 ऑफ Na प्लस 10 ऑफ Cl माइनस, मतलब मेरे सोल्यूशन में अब है 20 आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और इसलिए हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिखाएंगे हाई कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड एसिटिक एसिड, ठीक है। अब सपोज मैंने एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया तो एसिटिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता,
दे डिसोसिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट, ये याद रखना है, वेरी स्मॉल एक्सटेंट। तो सपोज मैंने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया है, तो सिर्फ 5 पॉजिटिव आयन बनेंगे, 5 नेगेटिव आयन बनेंगे और बाकी 10 वैसे के वैसे ही रहेंगे। मतलब इन शॉर्ट सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 10 डिसोसिएट हुए, बाकी 5 अनचेंज। 5 एसिटिक एसिड वैसे के वैसे ही रहे और सिर्फ 5 ही डिसोसिएट होके 10 आयन दे रहे। पहले केस में NaCl के क्या हो रहा था, 20 मॉलिक्यूल से मुझे 10 मॉलिक्यूल से मुझे 20 आयंस मिल रहे थे, 10 Na प्लस 10 Cl माइनस। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में मुझे 5 अनरिएक्टेड मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, 5 डिसोसिएट हो रहे हैं पॉजिटिव में, 5 नेगेटिव में, मतलब टोटल सिर्फ 10 आयन मिले। पहले केस में था 20 आयन, सेकेंड केस में 10 आयंस। तो ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करने की वजह से वो लोअर कंडक्टिविटी दिखाएगा और वो बन जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कम आयंस। नेक्स्ट वी मूव टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। तो अभी हमने पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो एक एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में ही करता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन में जब हम बनाते हैं उनका एक्वस सोल्यूशन, तो इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे कंडक्ट करते हैं और क्या मेजरमेंट है उसका। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, आपको ओम्स लॉ याद है होगा, तो आपको पता है R इक्वल्स टू V अपॉन I। R मतलब रेजिस्टेंस, V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज R इक्वल टू V अपॉन I। अब हम उनकी यूनिट की बात करें तो V की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम्स। क्योंकि ओम्स लॉ है तो रेजिस्टेंस का यूनिट हुआ ओम्स, V का यूनिट हुआ वोल्ट, I का यूनिट हुआ एम्पियर। देयरफॉर ओम्स इक्वल टू V अपॉन A विच इज इक्वल टू VA इनवर्स। ठीक है, तो ओम्स इक्वल टू VA इनवर्स। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का यूनिट, VA रेज टू -1। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। पहले हमने बात किया रेजिस्टेंस R का, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस G वो किससे डिनोट होता है, G से। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस G इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस G उल्टा होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो G इक्वल्स टू 1 अपॉन R। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि R मतलब क्या होता है, ओमेगा मतलब क्या होता है 1 अपॉन VA माइनस 1। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे यूनिट सब्स्टिट्यूट किया, तो R का यूनिट है VA माइनस 1। तो 1 अपॉन VA माइनस 1 इज द यूनिट फॉर G, जिसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो AV माइनस 1। तो A ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा V, जस्ट अपोजिट ऑफ R इज G, करेक्ट। तो ये हो गया AV माइनस 1। अब आपको याद रखना है C दैट इज कूलम। ठीक है, C दैट इज कूलम इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्पियर इंटू टाइम इंटू सेकेंड। ठीक है, एम्पियर इंटू टाइम विच इज इन सेकेंड। तो C इक्वल्स टू A इंटू S, तो A इक्वल्स टू C अपॉन S। ठीक है, A इक्वल्स टू C अपॉन S। देयरफॉर आपका G जो है वो क्या हो जाएगा, C V रेस टू -1 इंटू S -1, क्योंकि मैंने A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया C इज टू S से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका G C V रेस टू -1 एंड S रेस टू -1। तो ये पार्ट मैं वापस ठीक से एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं तो पहला चीज आपको क्या याद रखना है, R इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, R इक्वल्स टू V अपॉन I, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू V अपॉन A। ठीक है, R इक्वल्स टू V अपॉन I, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू V अपॉन A, क्योंकि V है वोल्ट का यूनिट और A है एम्पियर का यूनिट। अब G इक्वल्स टू 1 अपॉन R,
देयरफॉर G इक्वल्स टू I अपॉन V, ठीक है, G इक्वल्स टू 1 अपॉन R, देयरफॉर इक्वल्स टू I अपॉन V। I का यूनिट है एम्पियर, V का यूनिट है वोल्ट, तो हो गया एम्पियर अपॉन वोल्ट, करेक्ट। S मतलब हो गया G, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S से या फिर ओमेगा इनवर्स से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा इनवर्स से या फिर S से, विच इज इक्वल टू A अपॉन V। A अपॉन V कहाँ से आ गया, क्योंकि ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है। अब A का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो C दैट इज द इन कूलम इज इक्वल टू A इंटू S, तो देयरफॉर A इक्वल्स टू C अपॉन S। तो आपको जस्ट A का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यूनिट हो गया C अपॉन V इंटू S। तो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यूनिट क्या हुआ, C अपॉन V इंटू S। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को आप ओमेगा इनवर्स या S से डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दैट इज R is directly proportional to length and inversely proportional to cross sectional area, that is R is directly proportional to L and inversely proportional to A। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए उसे हमने रिप्रेजेंट किया है रो से, सो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो का मतलब क्या होता है, रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी मतलब होता है रो, तो R इक्वल्स टू रजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे यूनिट्स याद रखना है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओमेगा इक्वल टू V A इनवर्स, फिर आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस G का यूनिट है C अपॉन V इंटू S, और R इज इक्वल टू रो L अपॉन A and rho is resistivity. Now what is the SI unit of resistivity? So resistivity of a conductor is of a unit length and unit cross sectional area. So resistivity of a conductor is the resistance of conductor of unit length and unit cross sectional area. So आपको पता है R equals to rho L upon A, therefore rho equals to R A upon L। तो रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर का लेंथ और 1 सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब हो जाता है आपका रेजिस्टिविटी, और उसका यूनिट है ओमेगा मीटर। उसका ये क्या हो गया यूनिट, ओमेगा मीटर। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी के। तो अभी हमने पढ़ा कि आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 1 अपॉन R। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, देयरफॉर G इज जस्ट अपोजिट ऑफ R, ठीक है, G जस्ट अपोजिट ऑफ R, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो G R का उल्टा है, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। अब इसी को आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है, तो यहाँ पे K डालोगे, यहाँ पे निकालना था तो मैंने रो डाला था, दैट इज रेजिस्टिविटी। अब मुझे यहाँ का प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है तो मैं K डालूंगी। K मतलब होता है कंडक्टिविटी, K मीन्स कंडक्टिविटी, सो K कंडक्टिविटी है, और G इक्वल्स टू K कब होगा, जब आपका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू 1 होगा, दैट इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। तो जब आपका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू 1 होगा तब G इक्वल्स टू K होगा। इसका मतलब कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी K इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। मतलब कंडक्टिविटी किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, G मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, सो कंडक्टिविटी किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, उसका कंडक्टर का जिसका लेंथ भी 1 है, मतलब यूनिट लेंथ मतलब 1 और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब 1। तो ये हुआ कंडक्टिविटी का
definition. So conductivity is the electrical conductance of a conductor having unit length and unit cross sectional area. तो उसको आप दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे द कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल. जो यूनिट क्यूब होता है जो 1 सेंटीमीटर ही लेंथ में होगा और 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो उसको बोलेंगे यूनिट क्यूब. उसका जो आप कंडक्टेंस मेजर करोगे उसको आप कर सकते हो कंडक्टिविटी. ऐसा जो भी सब्सटेंस जिसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 सेंटीमीटर है, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप मेजर करो तो उसको बोलोगे आप कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस. सो कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी. यदि आप इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी मेजर करोगे तो उसको क्या कहोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी. और उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, K इक्वल्स टू जी एल अपॉन ए. G मतलब क्या होता है 1 अपॉन आर, सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए. तो यहाँ पे सिर्फ आपने G का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू एल अपॉन ए. तो आपको एग्जाम में यदि कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने को कहा गया और आपको R प्रोवाइडेड है, L प्रोवाइडेड है, A प्रोवाइडेड है, तो ये सारे वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके K फाइंड आउट कर सकते हो. कभी कभी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दैट इज G प्रोवाइड करते हैं, तो G L अपॉन A भी आपको कंडक्टिविटी दे सकता है. तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखना है. तो सारे फार्मूले इन शॉर्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो देखो R इक्वल्स टू V अपॉन I, देयरफॉर G इक्वल्स टू 1 अपॉन R. ठीक है, G इक्वल्स टू 1 अपॉन R, therefore G equals to I upon V. Correct? R is directly proportional to L upon A. Therefore G is directly proportional to A upon L. ठीक है, और इस तरह से G equals to K A upon L. Therefore K equals to G L upon A. और G का वैल्यू है 1 upon R. तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो. नेक्स्ट है यूनिट्स फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी. तो लेंथ को जो L है उसको आप मेजर करोगे ऐसा यूनिट में मीटर में और कॉमन यूनिट में सेंटीमीटर में. जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है उसको आप मेजर करोगे मीटर स्क्वायर में और कॉमन यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर में. रेजिस्टेंस जो R है उसको आप मेजर करोगे ओमेगा में, कॉमन यूनिट भी ओमेगा है. कंडक्टिविटी जो K है उसको आप मेजर करोगे ओमेगा इनवर्स मीटर इनवर्स में या फिर S मीटर इनवर्स में, और कॉमन यूनिट है ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो आपको ये यूनिट्स याद रखना है, दैट इज ऑफ K R A N L. तो जब भी आप L मीटर में लोगे तो आपको एरिया भी मीटर में लेना है, आपको रेजिस्टेंस ओमेगा में लेना है और कंडक्टिविटी भी मीटर में लेना है. ठीक है, जब आप L को सेंटीमीटर में लोगे तो आपको एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है, रेजिस्टेंस ओमेगा में, और K को लोगे पर ओमेगा पर सेंटीमीटर में. ठीक है, नेक्स्ट है मोलार कंडक्टिविटी. तो अभी हमने कंडक्टिविटी देखा, अब हम मोलार कंडक्टिविटी की बात करेंगे. तो द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो सॉल्यूशन जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन है कंटेन्स मोर आयंस. तो सपोज मैंने 2 सॉल्यूशन दिया आपको A और B, दोनों में पानी सेम अमाउंट में है, बट एक में मैंने 2 चम्मच NaCl डिजोल्व किया और एक में सिर्फ 1 चम्मच NaCl डिजोल्व किया. दोनों में पानी सेम अमाउंट में है, पर पहले में 2 चम्मच NaCl, दूसरे में 1 चम्मच. मतलब पहले वाले सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, हाई, क्योंकि मैंने ज़्यादा आयंस दिए हैं, और दूसरे वाले का लो. So the solution of higher concentration contains more ion and show higher conductivity. क्योंकि वो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, उसके वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसलिए वो ज़्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा. और लो वाला जो सोल्यूशन है कॉन्सेंट्रेशन का, वो कम आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए कम इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कंडक्ट करेगा. ठीक है, तो द सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन कंटेन्स मोर आयन और उसके वजह से हायर कंडक्टिविटी. So to compare the conductivity of different solution, you need the same concentration. So concentration क्यों important है conductivity measure करने में, ये मैंने अभी आपको बता दिया. क्योंकि मैं ज़्यादा जब मिक्स करूँगी कोई भी सब्सटेंस तो वो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. तो सपोज मेरे पास 3 सब्सटेंस है, मुझे तीनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेयर करने की, कौन सबसे ज़्यादा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. तो मुझे तीनों को सेम कॉन्सेंट्रेशन में सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा. क्योंकि मैं एक का भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखूँ और बाकी 2 का कम, तो वो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी. क्योंकि
वो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस कर रहा है ऑफकोर्स, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसका मतलब मुझे जब भी कंपेयर करना है तो मुझे सारे सोल्यूशन का क्या कॉन्सेंट्रेशन सेम रखना पड़ेगा, तभी मैं कंपेयर कर सकती हूँ। सो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सो मोलर कंडक्टिविटी of any electrolytic solution, yes, symbol है molar conductivity का. So the molar conductivity of any electrolytic solution is always equal to electrolytic conductivity, जो electrolytic conductivity है उसका divide by its molar concentration. अब the SI unit for this conductivity, electrolytic conductivity is S per meter, ठीक है. SI unit for the concentration is mole per meter cube, ठीक है. Therefore, SI unit of molar conductivity is S per meter square, S meter square per mole. तो देखो कंडक्टिविटी का क्या था SI यूनिट, S पर मीटर, और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन का क्या था, मोल पर मीटर क्यूब. तो ये पर मीटर क्यूब ऊपर चला गया तो हो गया S -1 इंटू मीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर आ गया, डिवाइड बाय मोल, करेक्ट. अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा S मीटर स्क्वायर पर मोल. सो द SI यूनिट फॉर द मोलर कंडक्टिविटी इज S मीटर स्क्वायर पर मोल. और इसको यदि जनरल यूनिट्स में पढ़ना है तो S को आपको पता है ओमेगा इनवर्स, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल को पर मोल ही रखोगे, तो ओमेगा इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज द जनरल यूनिट फॉर मोलर कंडक्टिविटी. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है. सपोज इन अ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन आई ऐड 1 मोल ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट. मैंने एक छोटे से गिलास में पानी लिया है और उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया. वो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, एनी सब्सटेंस दैट कैन डिसोसिएट कंप्लीटली. तो मैंने 1 मोल ऑफ वो सब्सटेंस ऐड कर दिया उस पानी में और उसका एक सोल्यूशन बनाया. उस सोल्यूशन को मैंने 2 इलेक्ट्रोड के बीच में प्लेस किया. तो मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं और वो 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है. ये 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 1 सेंटीमीटर और इसके बीच में मैंने मेरा सोल्यूशन फिल किया है. कौन सा सोल्यूशन, जो मैंने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पानी में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व करके जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया उसको प्लेस कर दिया. अब उसको प्लेस करने के बाद मैं उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पढ़ूंगी और उसका जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आएगा, सपोज उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आया X, उसे मैं कहूँगी मोलार कंडक्टिविटी. सो बेसिकली मोलार कंडक्टिविटी क्या हो गया, मोलार कंडक्टिविटी is the electrical conductance generated by all the ions in 1 mole of electrolyte. मैंने 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व किया है पानी में, करेक्ट. तो 1 मोल ऑफ जो सब्सटेंस मैंने डिसॉल्व किया है उससे जितने भी आयंस बनेंगे, वो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, उसे मैं कहूँगी मोलार कंडक्टिविटी. सो मोलार कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरेटेड बाय all the ions present in my 1 mole of electrolyte. 1 mole of electrolyte में जितने भी आयंस बने, उन्होंने जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किया उसे कहेंगे हम लोग मोलार कंडक्टिविटी. एंड मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिवाइड बाय इट्स मोलार कॉन्सेंट्रेशन. ओके, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन K एंड मोलार कंडक्टिविटी. सो कंडक्टिविटी K और मोलार कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या है. सो कंडक्टिविटी K मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है उसे कहेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है. 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है उसे कहते हैं कंडक्टिविटी, मतलब K, ठीक है. नेक्स्ट अब मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं. मोलर कंडक्टिविटी मतलब V वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में. मेरे पास एक सोल्यूशन, मैंने बोला ना एक स्मॉल ग्लास में मैंने पानी लिया है, वो पानी का वॉल्यूम कितना भी होने दो, वो सेंटीमीटर क्यूब में ही है, ठीक है. उसमें मैंने कितना डिसॉल्व किया था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट.
और उस सब्सटेंस ने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया उसे कहा था मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब कितना भी वॉल्यूम ऑफ पानी लो आप, उसमें 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व करने के बाद वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बट कंडक्टिविटी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम फिक्स है, कंडक्टिविटी में वॉल्यूम फिक्स है, पर मोलर कंडक्टिविटी में वॉल्यूम फिक्स नहीं है, सब्सटेंस डिसॉल्व करने का मोल फिक्स है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। और मोलर कंडक्टिविटी मतलब कितना भी वॉल्यूम है, सपोज x वॉल्यूम जिसमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व किया गया है उसे कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हो गया x सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पोर्शन ऑफ V हैज कंडक्टेंस K। ठीक है, तो ये जो सपोज x सेंटीमीटर क्यूब मैंने सोल्यूशन लिया है, इसका हर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो मतलब K हुआ, क्योंकि x सपोज मैंने x को सपोज कंसिडर किया 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में उसका हर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मतलब K, करेक्ट। तो इसका मतलब आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या हुआ, K इंटू वी। मोलर टोटल कंडक्टेंस क्या हुआ सॉल्यूशन का, टोटल कंडक्टिविटी क्या हुआ, K इंटू वी। K मतलब कंडक्टेंस फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब, मोलर कंडक्टिविटी मतलब 5 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों 5 सेंटीमीटर क्यूब लिया है मैंने, क्योंकि मैंने 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया, आप कितना भी ले सकते हो, मैंने 5 लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है और उसका कंडक्टेंस मेजर किया, वो हो गया था मेरे लिए मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी मेरे लिए किसका था, 5 सेंटीमीटर क्यूब का, और कंडक्टिविटी स्टैंडर्ड क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। यदि मुझे टोटल कंडक्टिविटी मेजर करना होगा वो क्या हो जाएगा, K इंटू वी। ठीक है, क्योंकि हर एक इसका 1 सेंटीमीटर K के बराबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। देयरफॉर टोटल मोलर कंडक्टिविटी V इक्वल्स टू K इंटू वी, मतलब 1 इंटू 5। ठीक है, कॉमेंट 1 इंटू 5 दैट इज K इंटू वी। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू C मोल पर लीटर। ठीक है, C मोल पर लीटर, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अभी हम लोगों को मोल पर लीटर को मोल पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम लोग क्या करेंगे, C मोल पर लीटर को डिवाइड करेंगे 1000 इंटू सेंटीमीटर क्यूब इंटू पर लीटर, विच इज इक्वल टू, देखो पर लीटर कैंसिल, बचा C अपॉन 1000 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो हमको सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C मिल गया है। ठीक है, अब वॉल्यूम V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम V किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉन्सेंट्रेशन का। तो वॉल्यूम V कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब 1000 ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा, तो 1000 अपॉन C। अब सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, सो V मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1000 अपॉन C सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। अब आपको क्या करना है, बेसिकली ये V का जो वैल्यू आपने निकाला है आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन C। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गया, K इंटू 1000 अपॉन C। तो एग्जाम में जब आपको मोलर कंडक्टिविटी पूछा जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, आपको K अपॉन C दिया हुआ है। ठीक है, और ये K अपॉन C आपको आ रहा है मोल पर मीटर क्यूब में। ठीक है, ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है, मोल पर मीटर क्यूब में, पर आपको वैल्यू चाहिए मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस टाइम में आपको उसको सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 इंटू K अपॉन C। सो बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू electrolytic conductivity divided by molar concentration. That is the same thing you are deriving here, just you have to convert, you wanted to convert your meter cube, यहाँ पे जो मीटर क्यूब था उसको आपको कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में, इसलिए आपने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो रिलेशन बिटवीन K एंड द मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू K अपॉन C। ठीक है,
अब ये दो क्वेश्चंस दिए हैं आपको। सो पहले ये क्वेश्चन जो ट्राई दिस है उसको लेटर सॉल्व करेंगे, पहले हम ये सॉल्व करेंगे। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच मोलर BaCl4 एट दिस मच टेम्परेचर इज दिस मच। ठीक है, सो व्हाट इज द कंडक्टिविटी, तो आपको क्या निकालना है, बेसिकली आपको के फाइंड आउट करना है। कंडक्टिविटी मतलब होता है के, वो फाइंड आउट करना है। मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है 0.05, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है 223। मोलर कंडक्टिविटी क्या है आपका 223। आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.05। अब वैल्यू डालो, देखो वैल्यू आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। देखा, मोलर कंडक्टिविटी आपको किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। मीटर में रहेगा तो आप मोलर कंडक्टिविटी का ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे K/C, जब वो मीटर में रहेगा। पर अभी सेंटीमीटर में तो आप क्या करोगे 1000 इंटू K/C। तो यह वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप यूज करोगे। इसमें आपको के फाइंड करना है, तो के इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी इंटू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 1000। अब आपको दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी 223, कॉन्सेंट्रेशन 0.05, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको वैल्यू मिल गया 0.01115। तो ये वाले सोल्यूशन का कंडक्टिविटी हो गया 0.01115, दैट इज पर ओमेगा पर सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा सेंटीमीटर, करेक्ट। यहाँ पे नीचे पर लीटर कैंसिल हो गया, पर मोल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, पर ओमेगा पर सेंटीमीटर। तो ये आपका यूनिट हो गया। नेक्स्ट ये वाला ट्राई दिस, व्हाट मस्ट बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया था, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने को कहा था। अब यहाँ पे सब कुछ दिया है और आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने को कहा है। सो व्हाट इज गिवन, गिवन इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है, दैट इज 1 to 1.4। कंडक्टिविटी के वो भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 2.428 इंटू 10⁻³ और आपको फाइंड आउट करना है सी आपका क्वेश्चन मार्क है। तो 1 to 1.4 इक्वल्स टू 1000 इंटू के का वैल्यू 2.428 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय सी विल गिव यू वैल्यू ऑफ सी इज 0.02 मोल्स। और इस तरह से आप यदि ये फॉर्मूला याद रखो, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन, तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। So that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any suggestion, any comment, you can do that on askyourdoubts04@gmail.com. If you have liked my video, please give me a thumbs up. If you have really liked my video, please share it to your friends also, so that I get motivated to make better videos for you again. And that's all for today. Thank you. Before departing, as usual, you know more, you grow more. So if you want to grow, you have to learn more and more new things. So that's all for today. Thank you. Stay